Okay, so let's start now. As I said that we are going to discuss function today. So let us know what is function. A function is considered as a special type of relation. पहले तो इस बात को लिख लीजिए. A function is a special type of relation. Special type of relation between set A and set B. Function is a special type of relation between set A and set B. Okay, so function जो है वो special type of relation है between set A and set B. और रिलेशन में क्या होता है देखो, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी. अब इसमें क्या है कि अ रिलेशन बिटवीन कब कहलाएगा फंक्शन, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन. It's called a function if each element of set A has one and only one image. वन एंड ओनली वन का मतलब क्या होता है, यूनिक है ना. वन एंड ओनली वन मतलब यूनिक. वन एंड ओनली वन मीन्स यूनिक. यूनिक इमेज इन सेट बी. A relation from set A to set B is called a function. A relation from set A to set B is called a function if each element of set A has one and only one, that is unique image in set B. इसका मतलब समझ रहे हैं, सोचिए, दिमाग लगाइए. जरूरी नहीं है कि मैं ही एक्सप्लेन करूं, आप खुद दिमाग लगा के इस बात को समझने की कोशिश करिए पहले, है ना. मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, पर आप अपना दिमाग लगाएंगे ज्यादा बेटर है ना. चलो सोचो इस बात को. सर मतलब जो भी एलिमेंट होंगे सेट ए और सेट बी में, सबका एक ही इमेज होगा, एक ही प्री इमेज. सब मैंने प्री इमेज के बारे में लिखा है कि एक होगा. नो सर, बस खाली एक ही इमेज होगा उसका. इमेज एक होगा. प्री इमेज एक से ज्यादा भी हो सकता है, प्री इमेज नहीं भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. प्री इमेज पे कोई कंडीशन है? नो सर, बस खाली इमेज पे कंडीशन लगा है कि एलिमेंट, ईच एलिमेंट का क्या मतलब, हर एक एलिमेंट का होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. यही मतलब हुआ ना, बोलो. यस सर. इसीलिए कह रहे हैं पहले अपना दिमाग लगाओ. हाँ, ये जरूरी नहीं कि तुम जो सोचोगे वो सही हो, और सही नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना दिमाग लगाओ, जिससे क्या होगा कि जो भी गलत सही दिमाग में आना है अभी आ जाएगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना. तो अपना दिमाग पूरा लगाइए. इस स्टेटमेंट निकालिए आप लोग, इस स्टेटमेंट का मतलब निकालिए, है ना. ओके, देखो मैं आराम से 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप लोग सोचिए. अच्छा बेटा, आज अपने स्कूल का प्रोफाइल पूरा बनाकर भेज दीजिएगा, ठीक है. मैं फिर से हाँ फॉर्म वाला फिर से सेंड कर दूंगा आपको. जरूरी नहीं है कि प्रिंट आउट लेके भरो, आप जो जो डिटेल है एक बार मुझे भेज देना, प्रॉपर भर के आज ही भेज देना. बार बार लेट करते हो तो मेरे पास से भी गुम हो जाता है ना. आज ही कोई 1:30 बजे मैं फोटो खींच के भेजूंगा आपका क्लास, या अभी के बाद भेज दूंगा फोटो खींच के. 1:30 के बाद आप लोग इमीडिएट दोपहर में ही करके पूरा प्रोफाइल बनाकर मुझे भेज देना, है ना. और साथ में अपना एक फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो, या किसी भी प्लेन सरफेस के पास जाकर के मोबाइल से फोटो खींच के भी भेज सकते हो. अगर पासपोर्ट फोटोग्राफ नहीं है तो, पासपोर्ट फोटोग्राफ है तो उसका अच्छा सा फोटो लेकर के भेज देना. आई विल क्रिएट इट, है ना, वो चीज है. तो मैं आपका फॉर्म जो है वो डिपॉजिट करा दूंगा. ओके बेटा, ताकि स्कूल एडमिशन का प्रोसीजर शुरू हो जाए. अभी स्कूल वाले ने ही कॉल किया था, है ना. चलिए, तो वो काम हम लोग शुरू कर देंगे. जरूरी है स्कूल एडमिशन का भी,
लेट नहीं करना चाहिए। नाउ द रिजल्ट इज आउट, सो यू शुड टेक द एक्शन इमीडिएटली। चलिए इसको कर लीजिए, इस पे सोचिए अभी, थिंक ऑन दिस। सर हाँ बोलो बेटा। ये यही ना बोल रहा है कि जैसे सेट ए के किसी भी एलिमेंट का मतलब इमेज सेट बी में यूनिक होगा, यूनिक होगा, यूनिक मतलब सिर्फ एक होगा। सिर्फ एक ही होगा, होगा? मतलब सेट ए के किसी भी एलिमेंट के लिए। हाँ, किसी भी मतलब नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए, और ईच एलिमेंट, है ना, यस हर सर। एलिमेंट का एक ही इमेज हो, है ना। कोई भी आप जैसे किसी भी कहेंगे तो भी चलेगा, किसी एलिमेंट को लेंगे, पर हर एलिमेंट के लिए बात ट्रू है। यानी कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, ना एक से ज्यादा होगा ना एक से कम होगा। मतलब ऐसा भी कोई एलिमेंट नहीं होगा कोई इमेज ना हो, है ना। और अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होगा? रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन नहीं तो कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं। फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। मतलब हर एक रिलेशन फंक्शन कहलाए ये जरूरी नहीं है, नहीं है। है ना। इट मीन यस सर। फंक्शन इज ए रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। समझे? ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ये बात समझा बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, अब इसको मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूं आपको। ये देखो, जैसे कि ये सेट ए रहा, ये सेट ए है, सेट बी है, सेट के कोई एलिमेंट है A1, A2, A3, A4, A5, और यहाँ B1, B2, B3, B4, B6। मान लो A1 B है, A2 B2 से रिलेटेड है, A3 भी B2 से रिलेटेड है, A4 B3 से रिलेटेड है, A5 B4 से रिलेटेड है। ऐसे रहा। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? ये रिलेशन फंक्शन है जो मैं आपको डायग्राम में शो कर रहा हूं, सर फंक्शन है सर। है ना। यस क्या सर। कह यस रहा सर है? है। ध्यान से देखो, कह एलिमेंट ऑफ सेट ए इमेज इन सेट बी, यानी कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। बताओ A1 के कितने इमेज हैं? एक B1 एक सर A1 का एक ही है। A2 के कितने इमेज हैं? B2 बी एक ही है। है। A3 के कितने इमेज हैं? एक ही है सर। एक है यूनिक। है ना। B2 के दो प्री इमेज है, तो प्री इमेज में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, प्री इमेज कितने भी हो सकते हैं, हाँ है सर। ना। नहीं कह रहा है कि एक ही होना चाहिए, इमेज एक ही होना चाहिए। कितने इमेज है? सर एक ही है B3। एक ही है। अब A5 के कितने इमेज है? B4 एक ही है। एक ही इमेज है। कोई ऐसा एलिमेंट जिसका इमेज ना हो? कोई ऐसा एलिमेंट सेट ए में जिसका इमेज नहीं है बी में? तो सारे हैं। सारे का सबके इमेज है ही, और सबका एक ही इमेज है। तो ऐसे ही रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है देखिए,
यहाँ कह रहा है क्या रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन दैट इज यूनिक इमेज इन सेट बी, है ना। ओके, इन दिस केस आप कैसे डिनोट करते हैं फंक्शन को? सर हाँ बोलो। अगर A5 का कोई वो इमेज नहीं होता तो फिर क्या होता? तो आप यहां से स्टेटमेंट देखिए और बताइए क्या होता, फंक्शन होता। सर हम A4 तक तो फंक्शन कह ही सकते हैं ना। बेटा पहले इसको पढ़ो, है ना। हम कौन होते हैं कहने वाले? जो मैथ में डिफाइन है वही तो लेंगे। पहले इसको पढ़ो, ये स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है पढ़ो इस स्टेटमेंट को पहले बेटा। यस सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया ना? यस सर। तो क्या बोलो, अगर A5 का इमेज नहीं होता तो फंक्शन होगा? नहीं होगा। बस नहीं होगा, फिर A4 तक कैसे कह सकते हैं? A4 तक कहना चाहते हैं तो फिर A5 को मत लीजिए A में, A5 को A में मत लीजिए, समझे? हाँ अगर सर दो सेट गिवन है तो उसके एलिमेंट तो सारे ही लेने पड़ते हैं। बेटा सेट गिवन है तो सेट डिफाइंड होगा ना। हाँ लेने पड़ेंगे, सारे लेने पड़ेंगे, दोनों के सारे तो नहीं लेने पड़ेंगे। बी में सारे लेने की जरूरत नहीं है ना। ए में सारा लेना पड़ेगा, समझा? अब जैसे तुम्हारा लॉग है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग का ग्राफ कैसा आता है अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो? ऐसा आता है? बोलो बेटा। Yes, sir. लॉग का ग्राफ याद है या भूल गया? लॉग बड़े डिटेल में पढ़ाया हो। ये सर सर यही आता है। ये आता है ना। और लेस देन 1 हो तो ऐसे आता है। अब ये बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक है? अगर मैं कहूं कि फंक्शन आपका डोमेन हो गया x वाला, यानी कि सेट A हो गया x वाला और सेट B हो गया y वाला, तो बताइए डोमेन क्या है? यहाँ डोमेन क्या है? x की वैल्यू कहां से? 0 से बड़ी है और इंफिनिटी तक। 0 से बड़ी है, 0 भी नहीं होगा Zero- क्योंकि अनडिफाइंड है, तो 0 सर से जीरो, इंफिनिटी। हाँ 0 से इंफिनिटी। और उसके बाद रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ऑल रियल नंबर हो जाएगा रेंज। यस आएगा। सर। अब आप ये बोलिए कि क्या लेंगे, सेट ए में ऑल रियल नंबर लेंगे या फिर 0 को छोड़ करके ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे? और पॉजिटिव रियल नंबर। ऑल पॉजिटिव All positive लेंगे। एक्सेप्ट अगर आपने सेट ए में ले लिया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले लिया, और सेट बी में भी आपने ले लिया इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ तो रिलेशन बस इतने ही तक आएगा ना। बोलो, यहाँ रिलेशन बस इतना ही आएगा ना 0 से ऊपर वाले में। यस सर। ये वाले का तो इसका तो इमेज होगा नहीं, तो क्या ये रिलेशन कहलाएगा? रिलेशन नहीं कहलाएगा फिर पूरा। रिलेशन नहीं कह, यानी कि हम यहाँ पे डोमेन वाले सेट में हम माइनस इंफिनिटी से 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हमने माइनस इंफिनिटी से 0 को लिया तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी कि y इक्वल टू log x आपका फंक्शन है जब आप डोमेन का सेट कहां से कहां डिफाइन करें? 0 नॉट इंक्लूडेड से इंफिनिटी तक, समझा? तो सेट ए में आप उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे अगर फंक्शन डिफाइन करना है जिनके प्री इमेज है। अगर सेट ए के किसी भी एलिमेंट के प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, या एक से सॉरी इमेज, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, या सेट ए के किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा, तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। रिलेशन कहलाएगा। कहलाने के लिए रिलेशन तो कहला ही सकता है, ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है रिलेशन कहलाता है, फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इज दिस क्लियर? बोलो, क्लियर हुआ? बताओ, यस बोलो सर। बेटा। सुजल क्लियर है?
कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। देव, क्लियर है सर। ओके। अर्पित, क्लियर है। चलिए देखिए। पीयूष, यस सर क्लियर है। चलो। सुजल बताओ, कुछ पूछना है? सुजल, आवाज जा। सुजल, क्या हुआ? कनेक्शन गड़बड़ हो गया क्या? यस सर। आवाज जा रही है? क्लियर है सुजल? हाँ, रिप्लाई करिए। योर साउंड इज नॉट कमिंग। यस सर। ओके, तो सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, जिस बात को समझिए। है ना? तो यहां तक हमने जाना कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम इसको रिलेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को? इन दिस केस we say that a function is, कहते हैं हम, function is mapped from A to set B। लिखते कैसे हैं इसी चीज को? ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। है ना? तो इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ? क्या पढ़ते हैं इसको? अ फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी, ये पढ़ते हैं। है ना? लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए, को नोट कर लो। इसको क्या पढ़ते हैं आप? फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या ऐसे भी कहते हैं फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मैप, मैपिंग एक ही चीज है। फंक्शन के लिए वर्ड यूज होता है, फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं मैप, मैपिंग। है ना? ये सारा फंक्शन के लिए यूज होता है। मोस्ट कॉमन वर्ड है फंक्शन। ये वर्ड आपको बहुत कम यूज होता है, क्वेश्चंस वगैरह में भी नहीं लिखा रहता है। कभी कभी ऐसे लिखा रहे तो समझ लेना। है ना? So function is mapped from set A to set B, या function is related established between from set A to set B। set A क्या कहलाएगा? Entire set A will be called domain, and set B will be called domain, codomain। यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं। हो गया बेटा? नोट हो गया? बताइए जल्दी, कम ऑन टेल मी। एक मिनट सर। नो सर। हाँ करो, जल्दी से करो, फिर मुझे बताओ।
नोटेड? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। करो बेटा, जल्दी करो, इतना टाइम मत, सोए मत रहिए। हो गया सर। आइए देखिए, हम डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। बेटा, जो आपका रिलेशन, एक्चुअली फंक्शन भी तो एक रिलेशन है ना? फंक्शन भी एक रिलेशन ही तो है, कोई अलग थोड़ी है रिलेशन से। तो जो भी डोमेन और रेंज कॉन्सेप्ट रिलेशन में था वही फंक्शन में भी होगा, है ना? आपको पता है कि रिलेशन के केस में पूरा सेट ए डोमेन नहीं कहलाता था, क्योंकि जरूरी नहीं था कि हर एक कोई ना कोई इमेज हो, ये जरूरी नहीं था रिलेशन में। लेकिन फंक्शन में तो यही कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, है ना? तो एक इमेज तो होना ही चाहिए, समझे? और हर एक का होना चाहिए, यानी कि इंटायर सेट ए, पूरा का पूरा सेट ए जो होगा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। इसमें हम क्या, इफ फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना? इसको क्या पढ़ते हैं? फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मैं लिख देता हूं, 2-3 बार इसको लिख देता हूं, आगे बार बार इसको लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड रखना है। अ फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम सेट टू सेट बी, देन उस केस में क्या कहलाएगा? इफ अ फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द entire set A is called domain, and the entire set B is called कोडोमेन, है ना बेटा? पूरे सेट बी को रेंज नहीं कहते, सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। क्या होगा? एंड द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स of the set of those elements of and the set of those elements of set B which have at least one image in set A. Set A is called, बोलो क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे उसको? बोलिए बेटा। The set of those elements of set B range. which have at least one pre-image in set A is called range. range. Very good. तो रेंज कहलाएगा।
यानी कि आप कह सकते हैं देयरफॉर सेट तो हो गया आपका कोडोमेन, देयरफॉर रेंज विल बी, रेंज किससे आया है, सेट बी के ही एलिमेंट्स का पार्ट है, सो इट विल बी अ सबसेट ऑफ, रेंज कैन सेट ऑफ कोडोमेन, है ना। तो रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। बात वैसा ही है जैसा आपने रिलेशन में पढ़ा है। तो चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, एक दो एग्जांपल से समझेंगे। बस इतना ही थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट है फंक्शन में, बट ये फंक्शन बहुत बड़ा है ना। आप कहोगे सर आपने बोला था 1 महीने का जब आप 12th में पढ़ाओगे, पर ये तो 11 एक दिन में थ्योरी खत्म होकर आप कह रहे हो थ्योरी इतना ही है। तो थ्योरी इतना, तो बस अब उसका एप्लीकेशन पार्ट है जो कि बहुत बड़ा है। कॉन्सेप्ट बस इतनी ही है, फंक्शन का बेसिक यही है। चलो इसको करो, एक दो एग्जांपल सिखाता हूँ, फिर अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे। एनसीईआरटी में तो 2.3 था। बेटा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, बहुत कम है ना, उससे बहुत आगे पढ़ेंगे, अभी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, कम से कम एक क्लास तो और जरूर, अभी आज का क्लास होगा उसके बाद एक क्लास तो और जरूर पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें फंक्शन पे ही डिस्कशन करते करते हम लोग ट्राइग्नोमेट्री पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री भी एक फंक्शन है ना, वो भी फंक्शन ही है, फंक्शन से ही ट्राइग्नोमेट्री पे बढ़ जाएंगे। अभी हम लोग फंक्शन बेसिक लेवल पे ही पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड तक का, है ना, बट एनसीईआरटी के काफी बियॉन्ड हम लोग जाकर पढ़ेंगे। चलिए नोट करिए इसको, प्लीज डू इट। एनसीईआरटी तो आप आज खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी आज आपका। एनसीईआरटी से फंक्शन आज ही आपका खत्म हो जाएगा। नोट कर लिया, एक क्वेश्चन देता हूं फिर। यस सर। तो लास्ट वाला हाँ, मैं क्वेश्चन ऊपर लिख दूंगा बेटा, आप लिखते रहो। So very simple question I am going to give you right now. So just do it. Let n be the set of natural number, n be the of natural number numbers and the relation R is a relation, R is the name of relation here, be defined on n, relation is defined on n, यानी कि मतलब है कि इसका डोमेन कोडोमेन दोनों n है, R n है ना, यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों नेचुरल नंबर हैं, उन्हीं में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। सो डिफाइंड ऑन ए, यानी कि यहाँ पर n हो जाएगा, n क्रॉस n के ही आपके सबसेट होंगे, है ना, समझ रहे हैं ना, से लेते थे। तो यहाँ कोई क्रॉस नहीं लेना है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लेना है, यहाँ देखो बस दिमाग में सोचना है। मैं अभी क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं। n such that r इक्वल टू, r रिलेशन क्या दिया हुआ है,
our relation is given as ordered pair x comma y such that ordered pair x comma y such that y equal to 2x, ordered comma x comma y such that y equal to 2x है ना, and x and y belongs to natural number. ये रिलेशन है. अब आपको बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर. आर जो रिलेशन है उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है आपको ये बताना है. दूसरा पार्ट बताना है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन और नॉट. ठीक है बेटा, कम ऑन डू दिस. ओके, हो गया सर. हाँ हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, है ना. यस सर, हो गया. बिल्कुल सिंपल है. चलो बताते जाओ, व्हाट इज द डोमेन. बताओ बेटा, डोमेन क्या है. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर सर. नंबर इज द डोमेन. ठीक है, को डोमेन क्या है. नेचुरल नंबर. नेचुरल तो नंबर वो भी नेचुरल नंबर है सर. हाँ, नेचुरल नंबर. और रेंज क्या है. 2 4 इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नेचुरल नंबर. नंबर है ना. नेचुरल इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर Yes, sir. कहते हैं, है ना. इवन नेचुरल नंबर्स आर द, इवन नेचुरल नंबर्स आर द रेंज. तो यानी कि आपका सारा चीज हो गया. क्या ये रिलेशन फंक्शन है. यस सर. यस सर. है ना. Yes, sir. फंक्शन क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि हर एक एक्स unique- के लिए एक वाई होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, सर हो जाए है ना. तो बिल्कुल है. अगर हम इसको बनाए वन तो कर. इस तरह से हमें दिखेगा. मान लो ये सेट ए हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा. ये सेट बी हो गया. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलता जाएगा नीचे, लाइक दिस. तो 1 का 2 का हो जाएगा, 4 3 का हो जाएगा, 6 4 का हो जाएगा, 8 5 का हो जाएगा, 10 6 का 12 7, और नीचे उसी तरह से चलता जाएगा. कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका हो, हर एक का डबल लेंगे और इसमें आ जाएगा. पर आप देखेंगे कि 3 5 7 9 11 13 ये आपके को डोमेन में तो है पर रेंज में नहीं है. यहाँ पर आपका डोमेन जो हो जाएगा वो पूरा सेट हो जाएगा. डोमेन ए, डोमेन इज इक्वल टू ए, सो इंटायर सेट हो गया. इसलिए फंक्शन है, और साथ में सिर्फ डोमेन होने से फंक्शन नहीं हो जाएगा बल्कि फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रहा Yes, sir. है. Unique. Yes, sir. each element has a unique image in set Unique B, image. है ना. Yes. Set A is also the set and set B is also the set of natural number. Basically they are same set. तो को डोमेन जो होगा इंटायर सेट बी कहलाता है. तो जो भी सेट बी होगा उसको को डोमेन कहेंगे, यानी कि इंटायर नेचुरल नंबर इज को डोमेन. हियर नेचुरल नंबर इज डोमेन बट रेंज इज ओनली सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज द रेंज, है ना. चलो तो लिखोगे कैसे इसको, आप लिखोगे कैसे. डोमेन को लिखोगे, डोमेन को आप लिखोगे x such that x belongs to natural number. रेंज को क्या लिखोगे, रेंज को आप लिखोगे आप y such So that y equal to, Even natural. oh no, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. y equal to 2x है ना, and x belongs to, नेचुरल नंबर. है ना. सर ऐसे लिख. हाँ बोलो. सर डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, डोमेन नेचुरल नंबर है. हाँ, ले सकते हैं, लिखने का तरीका आना चाहिए ना.
सेट बिल्डर हाँ। फॉर्म में लिख रहे हैं। हाँ सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो ऐसे ही हो गया ना। और ये क्या हो गया, ये ऐसे ही लिखोगे, या इवन नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी आपका नंबर ही हो जाएगा। दैट इज एक्स नहीं, एक्स नहीं, वाई वाई होगा सर। वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, वो कह लो। सर हम लोग डायरेक्टली लिख दे या ये चार्ट बनाना जरूरी है नहीं ना? डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर ये बोलिए। सर आवाज नहीं सुनाई दिया सर आपका। नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे देगी, अभी आ रही है। अभी ठीक है सर, बीच में फंस जाती है, अभी बोलिए। हाँ कोई बात सर नहीं, बीच फंसेगा में तो फंस देखो, जाती है। मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ। ओके सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप लिख तो सकते हैं सिर्फ एन, लेकिन ये सीखने में कोई बुराई तो रही है। वो नहीं कह समझे? रहे हैं सर, हम कह रहे हैं सर ये हाँ, चार्ट बनाना जरूरी है जो आपने बनाया है सेट ए और सेट बी का। ये जरूरी नहीं है, कोई वैसा, वो हाँ समझाने के वही लिए मैंने पूछना था बनाया है। मैम। वो तो मैंने ठीक है समझाने के लिए बनाया है बेटा, ठीक है सर। है ना, आप सर अपना समझने एनसीईआरटी, के, ये एनसीईआरटी के भी कोई क्वेश्चन में देता है ऐसे करके, एक हाँ क्वेश्चन देता है समझाने के ये। ये लिए तो देता है, पूछता आपको है भी सर ड्रॉ समझ, करने के लिए। हाँ ड्रॉ करने का, अगर ड्रॉ कर दो, आपको समझने के लिए बनाना है तो बना लो, है ना, जरूरी नहीं है ये चीज। हाँ ड्रॉ करने का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं ड्रॉ करने आएगा। और ऑब्जेक्टिव में मान लो डायग्राम बना के पूछ भी दिया तो ठीक है, देखने आना चाहिए, है ना, करो इसको। हो गया बेटा, इज दिस कंप्लीट? एक मिनट सर, यस एक सर। मिनट बस होने वाला है। करो जल्दी से कर लो। चलो आगे बढ़े बेटा। दो छोटे छोटे डेफिनेशन है, वो जान लीजिए, काम आता है, क्योंकि अगर वो वर्ड यूज होगा क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन होगी अगर आप जानेंगे। सो दो छोटे छोटे डेफिनेशन है, उसको जानने के बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले भी आप कुछ फंक्शन मैंने बताया है, तो साथ में मैं उनको डिस्कस करूंगा। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वैल्यू मीन्स वाई, डोमेन, को डोमेन वाला सेट, रेंज वाला सेट, तो रेंज के लिए हम वैल्यू यूज करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शन। तो समझो ध्यान से, रियल वैल्यूड का मतलब क्या है कि वैल्यू शुड बी रियल नंबर। रियल वैल्यूड मींस द वैल्यू शुड बी, वैल्यू ऑफ द शुड बी रियल नंबर। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होगा कि अगर फंक्शन का जो रेंज है, अगर फंक्शन का जो रेंज है वो या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, है ना, तो उस केस में हम रियल वैल्यूड फंक्शन कह सकते हैं। ओके, तो इस बात को लिख लो, इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन, if the range of a function is the set of real number, set of
रियल नंबर और sum of its subs or one of its subset, its subset, then the function is called a real valued function. Valued function. ओके, ये चीज है, देख लीजिए इसको. So if the range of a function is a set of real number or one of its subset, then the function is called real valued function. That clear? Please note it down. ठीक है बेटा. तो मोस्टली जो फंक्शन होंगे रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे. अब एक होता है रियल फंक्शन. रियल फंक्शन क्या होगा? अगर आपका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, तो उस केस में उसको रियल फंक्शन कहते हैं. बोथ रियल फंक्शन. रियल फंक्शन का मतलब क्या है? इफ बोथ आपको रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन ही पढ़ना है. ओके, इफ बोथ द डोमेन एंड range of a function is are the subsets of real number set, subset of the set of real number, real number, then such a function is called real function. तो वैसे फंक्शन कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे. ये जो दो छोटा सा डेफिनेशन है उसको आप समझिए और नोट करिए. प्लीज डू इट. हाँ जी, करो बेटा, इसको कंप्लीट करो. क्लियर है ये बात? डोमेन और रेंज आप समझते हैं. आप देखेंगे क्या डोमेन और रेंज रियल नंबर का सेट है या रियल नंबर का सबसेट है. अगर डोमेन और रेंज रियल नंबर के सेट या सबसेट है तो वो रियल फंक्शन कहलाएगा. So all the function that you are going to study will be the function only. हाँ, हो गया? नोट कर लिया? Is this complete? बताइए बेटे. हेलो, आवाज जा रही है? यस सर, हो गया. हाँ, चलो ठीक है, आगे देखते हैं. तो ये आप टर्म अगर कहीं पे आता है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना. अदरवाइज इसका कोई बहुत रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि जो भी आप फंक्शन पढ़ेंगे वो रियल फंक्शन ही होगा. सो लेट्स मूव अहेड और हम कुछ फंक्शन देखते हैं और फंक्शंस देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, डोमेन और रेंज देखेंगे. यही तीन चीजें फंक्शन में करना होता है. फंक्शन, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज और फंक्शन का ग्राफ.
यही आपको करना होता है। एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन के बारे में पढ़ना। सर क्लास कितने बजे तक है? 11? हाँ 11 बजे तक बेटा। As you have studied about this constant function, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये ऑलरेडी बता चुका हूं, उस पर हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी आर डिस्कसिंग नाउ कांस्टेंट फंक्शन। सर बताइए आप लोग ने। हाँ सेट ए इंडिपेंडेंट होगा और सेट बी डिपेंडेंट ना। हाँ बेटा, सेट ए के जो वेरिएबल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट माने जाएंगे और सेट बी जो होगा वो डिपेंडेंट माना जाएगा। जो भी बात आपको पहले मैंने बताया है वो आपको लेके चलना है ना। बिल्कुल। कांस्टेंट फंक्शन क्या हुआ बोलो, पढ़ाया है ना, ये था रिवीजन किए तो यस सर। बताओ। हाँ तो क्या होता है बेटा, x इक्वल टू वाई प्लस सी। क्या x इक्वल टू वाई प्लस सी। y प्लस सी, ये तो कोई फंक्शन नहीं है। y इक्वल टू होता है ना कुछ, y इक्वल टू कांस्टेंट, सिंपली y इक्वल टू। अगर आपका y इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग होगा तो x को, अच्छा देखो मान लो x प्लस 1 कर दे, तो अगर मैं x प्लस 1 कर रहा हूं तो x को 1 रखो, क्या आएगा y का वैल्यू? 2 आएगा सर। 2 आएगा। 0 रखो, क्या आएगा? 1 आएगा। -1 रखिए, क्या आएगा? 0 आएगा। x को पाई रखिए, क्या आएगा? क्या सर, पाई या पाई? पाई पाई इरेशनल नंबर है। 29 बचा। इरेशनल। 29 पाई प्लस 1 आएगा, क्या आएगा? पाई प्लस 1। पाई हाँ सर 25। विच इज इरेशनल। हाँ तो आएगा ना। तो बोलो कांस्टेंट है y। हाँ यस सर, कांस्टेंट है y। सर नहीं होगा। तो बेटा कैसे नहीं हो सर। जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कांस्टेंट, है ना। अब देखो y इक्वल टू 2, अब बोलो x को 1 रखेंगे तो क्या आएगा y? क्या आएगा? वही आएगा। यही क्या आएगा? यही कुछ नहीं होता। 2। 2 बोलो, x को एक्स 3 है ही रखेंगे थोड़ी तो ना क्या यहाँ आएगा? पे। नहीं कैसे नहीं है, किसने बोला x नहीं है? ध्यान से देखो x है। 2 ही आएगा सर। जैसा 2 ही है, मतलब कहा कांस्टेंट है x नहीं y का वैल्यू। है ना। 0 x का इंटू कुछ भी एक्स, वैल्यू ऐसा, हाँ यस सर, x का कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो y कांस्टेंट ही आएगा। x का जो भी होगा फैक्टर उसका कोफिशिएंट 0 होगा। यस सर, 0 इसने इंटू, कहा कि हाँ। x नहीं है, x है हाँ है सर, ना। x है। बोलो y इक्वल टू 2 में x नहीं है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, ये रहा पैरेलल 1 टू ये x रहा 2, तो पैरेलल टू x एक्सिस तो x नहीं है। है सर, है क्या है सर। तो डोमेन बताओ क्या है यहाँ, x कहां से कहां लाई कर रहा है? ये माइनस infinity इन्फिनिटी से प्लस से इन्फिनिटी तक। देखो आप जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है ग्राफ, तो x तो लाई Yes, कर रहा sir. है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ सर, हाँ लाइव कर रहे हैं। x तो है ही, x कैसे नहीं है ना x? ठीक है, बोलो x है या नहीं है बेटा? हाँ x सर, है है या x है। नहीं है? है सबको सर। दिख गया सबको x? हाँ, तो y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन जो है जनरली, अगर हम ऐसे, मैंने कहा कि फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने लिखा था कि फंक्शन इज मैप फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। अगर सेट ए को मैं x के का सेट कहूं, सेट बी को y का सेट कहूं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं
This can be written as y equal, this can be implies that y equal to fx. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, where each value of the y is to range. So each y belongs to B. So here y belongs to B and x belongs to A. समझा? तो y equal to f. तो ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन जो हो जाएगा y मींस एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, लेट इट बी c, let the value of the constant is c, so c can be any constant, है ना? बोलो, होगा? बताओ, come on tell me। यस सर होगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? जीरो। सर जीरो होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा? लीनियर होगा, होगा ना? अगर मैं Yes, sir. यहाँ पे y अगर 2 रहेगा तो 2x होगा सर। हाँ 2 है तो 2x हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2x हो जाएगा, और हाँ अगर सर। 2 है तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन लीनियर हो जाता है। तो यानी कि अगर मैं इसको dy/dx करूं, dy/dx करूं तो 0 हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ y dx करूं तो इंटीग्रल ऑफ y dx जो हो जाएगा वो c इंटीग्रल ऑफ c dx हो जाएगा। दैट इज विल बी cx प्लस सम कांस्टेंट c डैश कह दो, है ना? ओके, या c1 कह दो, cx प्लस c1, है ना? ये कांस्टेंट तो फंक्शन वाला था। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल, है ना? यानी कि इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन जो फंक्शन आएगा gx इज द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन y लीनियर आएगा। का स्लोप कुछ नॉन जीरो स्लोप के साथ आएगा। यानी कि इसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा? इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, है ना? अगर c पॉजिटिव है, अगर c पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा ना? फैमिली ऑफ लाइंस, जहां पे c की वैल्यू जो भी c होगा, c 0 होगा तो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। सो इट विल रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ लाइंस, है ना? फैमिली ऑफ लाइंस। मैं कुछ लाइव एग्जांपल से दिखाता हूं। सर जैसे मैं लिखूं, हाँ बोलो। ये आपने क्या बनाया है समझ नहीं आया, कौन सा ग्राफ है? अभी बेटा समझा रहे हैं, है ना? समझाने से पहले कैसे समझोगे? y इक्वल टू 2 लाइव एग्जांपल लो, समझ जाओगे। पहले ये बताओ, ये ग्राफ इसके लिए है, gx के लिए। किसके लिए है? gx के लिए, gx प्लस x। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, टू 2। तो ये बताओ कि अगर y इक्वल टू 2 है तो dx क्या होगा? बताइए सुजल। 0 होगा। हाँ सुजल, आप भी बोलो। 0। 0 बेटा, y इक्वल टू 2 है, dy/dx क्या होगा? 0। हाँ 0 होगा, कांस्टेंट है। तो y तो fx था, मैं लिखूं कि y या fx इंटीग्रल gx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, जिसको आप कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx। y तो fx था, y तो fx है, y का ही नाम रखा है बेटा fx। ये देखो, जल्दी देखो यार, y fx है या नहीं? बेटा y को ही ना fx नाम दिया जाता है। यस सर। बेटा y fx का ही छोटा सा नाम है। तो fx का इंटीग्रल मतलब y का इंटीग्रल, y मतलब तो इंटीग्रल ऑफ 2 dx। इंटीग्रल ऑफ 2 dx क्या आएगा? क्या 2x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा? जी सर आएगा। अब ये कर रहा हूं, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, इसको लिखना चाहो तो ये वाला साइड वाला पार्ट लिख लो। जी सर, एक मिनट बस। यानी कि यहां से आपको क्या आ गया? यहां से आ गया, अगर मैं इसको लिखूं तो gx, तो gx क्या आ गया? gx आ गया 2x प्लस कांस्टेंट, आ गया ना? तो gx और x का ग्राफ बनाइए। ये नोट कर लिया? जी सर।
बनाओ जरा gx और x का ग्राफ बनाओ। इधर रहा gx, इधर रहा x। अब x और x का ग्राफ बनाओगे तो स्लोप कितना आएगा बताओ, चाहे c की कोई भी वैल्यू हो, व्हाट विल बी द स्लोप? ये स्ट्रेट लाइन का है या नहीं है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, पहले ये बताओ। यस सर सर, है सर। सर है y straight equal to line। mx y equal to plus c ns के plus फॉर्म c तो में स्लोप सर 2 है। स्लोप 2 हो जाएगा। 2 है, इंटरसेप्ट की वैल्यू रखते जाएंगे, इंटरसेप्ट को 0 रखेंगे तो कहां से जाएगा लाइन? ऑरिजिन से पास करेगा सर। ऑरिजिन से पास कर जाएगा। और स्लोप Yes, sir. 2 होगा, मतलब जहां 1 बढ़ेगा तो इसमें 2 बढ़ेगा y में, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। बनेगा जी बनेगा सर। यस सर, जी सर। बताओ। तो c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। हाँ सर। तो ये मान लो कि मैंने ये लिया इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ बनाया, c की वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे तो इंटरसेप्ट 1 आएगा और लाइन पैरेलल होगा इसके। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि स्लोप बराबर है, ये एंगल बराबर होगा tan थीटा, थीटा बराबर होगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। तो यहाँ Yes, पर अगर sir. 1 से पास करेगा तो ये क्या हो गया, c की वैल्यू 1 हो गई। -1 से अगर लेंगे, c की वैल्यू -1 लेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसके लिए c क्या हो गया? यस सर, -1 हो गया। -2 -1 लेंगे, -2 लेंगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, पैरेलल बनता -1 चला जाएगा। -2, c इक्वल टू -2 c का जितना है ना। वैल्यू लेंगे पैरेलल बनता चला जाएगा। आप c की वैल्यू 0.1 लेंगे तो यहां से जाएगा, 0.1 लेंगे तो यहां से जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप इंटीजर ही भी ले सकते हैं। c की वैल्यू 0.5 लेंगे, 0.5 लेंगे तो यहां से जाएगा, जाएगा। जी सर। ब्लू वाले, Yes, sir, ब्लू चला वाले जाएगा। c की वैल्यू 0.5 है। इंटरसेप्ट क्या है? 0.5 है, सो दिस इज 0.5, है ना। तो c की जितनी वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से ग्राफ आएगा। बोलो अब बताओ, क्लियर हुआ? यानी कि हम c की वैल्यू चेंज करते जाएं, हम c की वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमें पैरेलल अलग अलग ग्राफ्स मिलते जाएंगे। यानी कि इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना। फैमिली ऑफ, हाँ, इंडेफिनिट सर क्या बोले? फैमिली ऑफ, बता रहे बेटा, पहले आप नॉइस तो बंद करिए, नहीं तो मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मींस, माइक सिर्फ क्वेश्चन पूछते समय या जवाब देते समय ऑन करो, मींस फैमिली ऑफ कर्व्स, नहीं तो मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी तक। फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना, जो कर्व है ना, ये भी तो एक कर्व है। स्ट्रेट लाइन को भी एक कर्व कहते हैं। कर्व मतलब जरूरी तो नहीं कि सारी हो। फैमिली ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ ग्राफ्स, है ना, कर्व्स कहिए या ग्राफ्स कहिए, है ना। तो यहाँ पे ग्राफ्स कौन से हो गए? 2x + c, तो c की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग ग्राफ, सो c की वैल्यू बदलते जाएंगे और हमें एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता जाएगा। ये क्लियर हुआ? बताओ सुजल, अब क्लियर है? यस सर। बोलो पीयूष, क्लियर है बेटा? यस सर, देन यस सर। ओके, अर्पित, क्लियर है। हाँ। तो ये है, ऑल्दो वी आर नॉट फोकस्ड हियर टू डिस्कस इंटीग्रेशन, बट मैंने ये वाले एग्जांपल में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो एक दो जगह हम लोग देखते भी जाएंगे। कम ऑन, डू इट, डू इट। तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ये नहीं है, ये तो उसके इंटीग्रेशन का ग्राफ है। y = fx = कांस्टेंट ग्राफ क्या आएगा? y = 2 का ग्राफ क्या आएगा? तो y = 2 का ग्राफ ऐसा आएगा, ये हो गया x, पैरेलल टू और ये हो गया y = fx, हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस, तो y = fx 2, so this is 1 and this is 2, so this will be the graph, okay, so this is representing the y = 2, so any कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऊपर होगा, कांस्टेंट की वैल्यू निगेटिव होगा, है ना। चलो जल्दी से इसको नोट करो बेटा।
प्लीज डू दिस, स्पीड में नोट करिए, बिल्कुल रेस लगा करके। कोई क्वेश्चन मन में राइज हो तो पूछ लो। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा कर्व्स को ही रिप्रेजेंट करता है। हाँ हमेशा हमेशा। family of curve। बेटा बेटा आप सी की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग कर्व आएगा, पहले ये बताओ हर जगह। जैसे नहीं, सी की मतलब वैल्यू अलग अलग। सिर्फ लीनियर में करता है या वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो? बेटा क्वाड्रेटिक में भी तो आएगा। एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आएगा। सर बेटा सी की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बोलो। सर बनेगा। बनेगा ना। आप C1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, क्या सेम ग्राफ आएगा? बोलो। जैसे y, अब मान लो ये gx हो गया, अगर मैं c को 0 रखता हूं पे 1/2 आएगा, लेकिन अगर 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो क्या 1/2 और 3/2 अलग अलग पॉइंट होंगे या सेम? अलग पॉइंट ही होंगे। सेम पॉइंट कैसे होंगे? 1/2 और 3/2 है तो अलग पॉइंट सर होंगे। डिफरेंट पॉइंट होंगे ना, तो डिफरेंट ग्राफ आएगा ना, है ना, पैरेलल ग्राफ से आएगा। यानी कि इस केस में अब इसको कर लो तो इसको दिखाते हैं, इस पे आएंगे ही अभी हम लोग, इस फंक्शन पे आने ही वाले हैं, है ना। पहले इस फंक्शन को नोट कर लीजिए, इस पे, है ना। ये हो गया, इसको रब कर दे। सर एक मिनट सर। हाँ जल्दी से नोट करो। अगले फंक्शन पे आएंगे ना, एक दो फंक्शन में मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी दिखाऊंगा, ताकि ग्राफ की कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी क्लियर हो, है ना, तभी तो ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये जनरल मीनिंग है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मींस फैमिली ऑफ कर्व्स या ग्राफ्स, हर एक फंक्शन के लिए होता है ना। क्योंकि हर एक फंक्शन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो पैरामेट्रिक कांस्टेंट है ना, तो उसकी वैल्यू बदलते जाएंगे, ऊपर नीचे शिफ्ट होता जाएगा। ग्राफ देखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा। यहां देखो सारे एक जैसे हैं या नहीं, ये बताओ। क्या ये जो मैंने 5 लाइंस बनाया है, सारे लाइंस एक जैसे हैं या नहीं है? यस सर, एक ही जैसा। बस कोई थोड़ा ऊपर है, कोई थोड़ा नीचे है, मतलब थोड़ा नीचे लाते जाए तो सारे लाइन मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अब ये बताओ, यस सर। इस फैमिली ऑफ ग्राफ में ये यहां सुनो मेरा क्वेश्चन सुनो, gx equal to 2x plus c, how many number of lines it is representing? How many number of lines? इन्फिनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। हम इनफाइनाइट दिखाएंगे नहीं, क्या लाइन यहां से पास कर रहा है, यहां से भी पास कर रहा है ना, पर हम इतने सारे दिखाएंगे Yes. तो फिर गंदा हो जाएगा ना, है ना। इनके Yes, बीच sir. से भी पास कर रहा है, तो हर एक पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है। आप सी की वैल्यू बदलते जाइए, सी की वैल्यू C को कुछ भी रियल वैल्यू 0.01, ले सकते हैं। हाँ 0.01, 0.01, 0.0111, 0.02 कुछ भी ले लो,
है ना, -0.001 -0.0011, हम तो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल पास पास के 0.000001 और एकदम ओरिजिन से जस्ट ऊपर आ जाएगा, बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट नंबर, but all lines are parallel to each other because all of them have slope same, they have same slope, है ना, जैसे 2x है तो 2 ही होगा। सो जो भी ग्राफ्स बनेंगे वो पैरेलल ग्राफ्स बनते हैं। चलो हो गया बेटा, यस सर हो गया। चलिए सबने कर लिया बेटा नोट? जी सर। ओके मेरे बच्चे, देखो आगे बढ़ो। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। तो ये हमने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में जाना। नाउ वी विल नो अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू आ जाए, जितना x उतना ही y। इसका मतलब क्या हुआ, जो x होगा वही y होगा। तो क्या होगा फंक्शन, बताओ y जल्दी इक्वल बताओ। टू x। y इक्वल टू x, तभी y इक्वल टू Yes, x होने sir. पे ही x के बराबर y होगा। सो द सेकंड फंक्शन वी आर गोइंग टू सी, सेकंड फंक्शन वी आर गोइंग टू सी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। सो आइडेंटिटी फंक्शन इज बेसिकली y इक्वल टू x, या फिर कहो y का मतलब fx भी होता है। आप कह सकते हैं कि fx इक्वल टू x। इज दैट क्लियर? सो इट इज रिप्रेजेंटिंग आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रेंज क्या था? कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन था, है ना, वाले में जरा लिख लो। कांस्टेंट फंक्शन के लिए एक बार लिख लो, थोड़ा सा बीच में जगह बना के बाद में इसको लिखना। डोमेन क्या था? कांस्टेंट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, है ना। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या था? डोमेन वाज इक्वल टू ऑल रियल नंबर दैट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एंड रेंज वाज इक्वल टू, रेंज बताओ क्या होगा? रेंज में सिर्फ एक ही Eight हो एलिमेंट जाएगा। आएगा, दैट इज सी। जो भी सी होगा वो आएगा, है ना। जैसे y इक्वल टू 2 में सिर्फ 2 आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए लिख लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रेंज लिख, फिर इसको आप करना सेकंड नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डोमेन एंड रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ऑल्दो वो मैं पहले भी जब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन फंक्शन का दिया था तब भी मैंने बताया था, यहां भी मेंशन कर लीजिए। ओके बेटा? So what will be the domain and range of the identity function? इसका कोड डोमेन क्या बस सी ही हो जाएगा? वो डोमेन कैसे सी हो जाएगा बेटा? को डोमेन तो पूरा रियल नंबर आएगा ना, वो जो भी आप डिफाइन करेंगे। हाँ, तो वही को माइनस डोमेन, इंफिनिटी। हाँ, को डोमेन बात करेंगे। अगर मैं R टू R डिफाइन कर रहा हूं तो को डोमेन क्या आएगा? को डोमेन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, विल बी ऑल्सो ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी, प्लस है ना। इंफिनिटी। हाँ बेटा कर लो।
हो गया बेटा? कंप्लीटेड? यस सर। अब देखो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। तो y इक्वल टू x है, अगर हमारा फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर, यहाँ पे आपका डोमेन रियल नंबर एंड रेंज विल बी ऑल्सो ऑल रियल नंबर, है ना, क्योंकि y इक्वल टू x है। y इक्वल टू x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x? सो दिस इज a straight line, y इक्वल टू mx प्लस c, so straight line slope equal to 40, ऑरिजिन से, हाँ slope origin से equal to बनेगा। angle will be 45 degree. यस So सर, it will be 45 like रहेगा। this. So this will be the graph. So x and y equal to x. So this is the graph of identity function. So you can see, what you can see, कि the variation x is from minus infinity to infinity and y is from minus infinity to infinity. So x and y both are from minus infinity to infinity, and the graph will be passing through origin. Is that clear? So this is identity function. अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? ओके, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करूंगा फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, डिफरेंशिएशन बना जाएगा। बिल्कुल, फॉर आइडेंटिटी फंक्शन dy by dx to 1, है ना? जस्ट अ मिनट, देयर इज अ कॉल। सर आवाज नहीं सुन रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ वो कॉल आ गया था, मैंने डिस्कनेक्ट किया था अभी, डोंट वरी, है ना? तो फॉर आइडेंटिटी फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए dy by dx 1 हो जाएगा, है ना? एंड इंटीग्रल करो, इंटीग्रल ऑफ y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx, एक्स, है ना? तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx. वी आर टॉकिंग अबाउट इनडिफिनिट, डेफिनिट में तो वैल्यू रख देंगे, कोई नंबर आ जाएगा, है ना? Yes, sir. So indefinite integration. So what we will be getting, let it be gx. इंटीग्रेशन की वैल्यू gx, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का एक 1 आ गया, मींस कांस्टेंट फंक्शन है ना? तो यहाँ पर gx की वैल्यू क्या आ जाएगी? x स्क्वायर बाई 2 तो प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा ना? अगर आप gx को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 x आएगा, देख लो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 2 कट जाएगा, बस x बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स प्रोसेस है। सो दिस यू विल बी गेटिंग, है ना? gx इज द इंटीग्रेशन ऑफ y dx, so you will be getting this much. So what will be the graph of x square by 2 plus c, है ना? अगर मैं c को 0 रखूंगा, x square by 2 का ग्राफ कैसा आएगा? देखो 2 का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा ना? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो थोड़ा ज्यादा स्टिफ हो जाएगा, है ना? वैल्यू थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, बाई 2 है तो चौड़ा हो जाएगा, स्टिफ, वो तो आप जैसे भी बना दो, उसमें क्या है, ऐसे मान लो है, like this. So this is the graph of gx. Okay, gx, that is integration of x dx, इसका ग्राफ है x,
वर्सेज एक्स। अब ये बताओ, मैंने c को 0 रखा, c को 0 रखा तो c का अगर 0 है तो x 0 पे gx 0 था, लेकिन अगर मैं c को 1 रखूंगा तो क्या आएगा, हर एक वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी ना। जी सर। यस हर सर। एक वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी ना, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ वहां आपका से इससे इसी के पैरेलल आएगा, इस तरह से ऐसे आ जाएगा, है ना, लाइक दिस। अगर मैं वही यहां रखूंगा, -1 रखूंगा तो ऐसे आ जाएगा। बोलो, यस सर। समझ रहे हो, बोलो बेटा। जी सर। आप रख के देख लीजिए, -1 रख के देख लीजिए, ऐसे ग्राफ आएगा, है ना, ऐसे आएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा c हो गया मान लो -1, ये यहाँ पे c हो गया था 0, here we were taking c equal to 0, और यहाँ पे c मैंने लिया था 1। तो जैसे जैसे आप c की वैल्यू बदलते जाएंगे, 1/2 लेंगे तो 20 से आएगा, अगर मैं c को 1/2 लूंगा तो 20 से आएगा, ऐसे आ जाएगा ग्राफ, 20 से ग्राफ आ जाएगा, है ना। तो ग्राफ तो बहुत सारे हो सकते, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व। एनी डाउट, बताओ। सर सी तो का ये मतलब पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा कैसे? हाँ, एक मिनट बेटा, ये पैराबोला ही है बिल्कुल, दिस इज c इक्वल टू 1/2। हाँ, एक एक करके बोलिए तो मैं समझ पाऊंगा। हाँ बोलो। सी का मतलब कुछ भी जो भी वैल्यू रखेंगे वो एक्स का और वाई बेटा, का वैल्यू हो जाएगा। x और y का क्यों हो जाएगा, x का वैल्यू थोड़ी c होगा, क्या बोल रहे हो। c को मैं 1 रखूंगा तो क्या x 1 हो जाएगा, x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, x तो कुछ भी हो सकता है, -∞ से इन्फिनिटी। बेटा c के बराबर क्यों होगा x, यहां देखिए x कहां से कहां लाई कर रहा है, -∞ से इन्फिनिटी लाई कर रहा है। c की तो कोई एक वैल्यू रखोगे, पर x तो इन्फिनिटी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यस सर कुछ भी रख सकते हैं, है ना। y में उतना जुड़ जाएगा, आपको जो भी आप c रखेंगे उतना y में ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं, gx हाँ, में ऐड हो जाएगा, मतलब x²/2 में ऐड हो जाएगा। मैं अगर रख रहा हूं, मैं ऐसे रख रहा हूं x²/2 + 1, तो बताओ x 1 है, नहीं क्या सर, x 1 है, नहीं सर, x क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर -∞ कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, ऑल रियल नंबर। क्या gx 1 है, नहीं सर, एक्स पे gx डिपेंड डिपेंड करेगा, करेगा, फिर x क्या रखेंगे क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, 0 X रखेंगे डिपेंड, तो 1 हो जाएगा, एक्स 1 पे रखेंगे डिपेंड तो करेगा वाई। हाँ 1 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो भी 3 होगा, है ना। यस सर, बोलो, तो बेटा c के बराबर x और y क्यों होगा, c तो पैरामेट्रिक कांस्टेंट है, c के लिए अलग अलग ग्राफ आएगा, तुम खुद देखो ना, x और y की तो अलग अलग बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ तो सर, c के वैल्यू पे ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है ना, जितना c पॉजिटिव होता जाएगा ग्राफ ऊपर जाता रहेगा, और c जितना निगेटिव होता जाएगा ग्राफ, इस बात को पकड़िए, कैप्चर दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट, तभी ग्राफ समझ पाएंगे, समझ रहे हो। सर नोट यहाँ कर पे लीजिए। सब करा रहे हैं, आप करो ना नोट। यहाँ पर जो c है, व्हाट इज c, हियर c इज अ पैरामेट्रिक कांस्टेंट, पैरामेट्रिक, मतलब इस पैरामीटर है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी नहीं रख सकते, मतलब कुछ भी हो सकती है। अब मान लो क्वेश्चन में देता है, यहाँ पे c कैसे निकलेगा, मान लो क्वेश्चन में कहता है कि x = 0 पे gx की वैल्यू 2 है, x 0 पे gx, c क्या आ जाएगा बोलो बेटा। क्वेश्चन में कहता है कि एट x = 0 इंटीग्रेशन टू आ ऑफ जाएगा सर सी, y dx = 2, इंटीग्रेशन ऑफ y dx मतलब gx, तो आप gx की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 0 रखिए तो c2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा। हाँ c उस केस में आप 2 ही लेंगे और कुछ भी नहीं ले सकते, पैरामीटर है, पर पैरामीटर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम पे। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में कंडीशन की ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, मान लो ये 2 है तो ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, समझा, ये जहां पे c = 2 है, तो अगर c = 2 है, कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है gx = x²/2 + 2 का ग्राफ है, इज दैट क्लियर।
ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, बाकी ग्राफ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई भी ग्राफ हो सकता है, बीच में भी कोई आ सकता है। समझ रहे हो इस बात को? बोलो, बताइए। हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। बेटा जवाब दीजिए, है ना? ये बात क्लियर हो गई? बोलिए। हाँ बोलो। सर ये वो पैराबोला बनाएंगे कैसे ये वाला? पैराबोला कैसे बनाया? जैसे बनता है पैराबोला ऐसे बनता है, बना देंगे। तो बना है ना? वो प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ अभी नहीं पता चला। बता देंगे अभी, है ना? बता देंगे, थोड़ा सब्र रखिए। y=x² पॉइंट रख के तो प्लॉट कर सकते हो ना? सर पॉइंट रख के अभी कर सकते हो ना, प्लॉटिंग भी सिखाएंगे अभी, है ना? अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। चलो प्लॉटिंग सीखोगे, डोंट वरी, है ना? चलिए, उस लेवल पे पहुंच तो जाए जब आप सीख सकते हैं, तभी तो सिखाऊंगा, है ना? नेक्स्ट क्लास में कुछ प्लॉटिंग के रूल्स भी सिखा दूंगा, और 12th में जब पहुंचोगे तब डिटेल में सिखाएंगे, है ना? अभी नहीं, क्योंकि प्लॉटिंग के लिए आपको पूरा कैलकुलस पता होना चाहिए, डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। अभी तो आपने बेसिक लेवल कैलकुलस पढ़ा था ना क्या? इसलिए बहुत ज्यादा प्लॉटिंग आपको यहाँ नहीं करना है, कुछ सेलेक्टिव ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, और वो आपको याद रखना है। समझे? रूल्स आने पे भी प्लॉटिंग का याद रखना है कि कैसे होता है। नोट करिए इसको, कम ऑन डू इट। डोमेन एंड रेंज भी लिख लीजिएगा, ऑल रियल नंबर। इज दिस कंप्लीट? एक और फंक्शन पढ़ लेते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। हो गया बेटा? यस सर। चलो, पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपने रिवाइज किया है, मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। बोलो बेटे, हाँ सर हाँ। है ना? अब हम लोग आज उस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अगले क्लास में पॉलिनोमियल से ही शुरू करेंगे। अच्छे से देखो, रिवाइज करो। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी मैथमेटिक्स का जो है बैकबोन फंक्शन। So third number, we are going to discuss polynomial function. पॉलिनोमियल फंक्शन px से भी डिनोट करते हैं इसको, p फॉर पॉलिनोमियल, fx भी लिख सकते हैं,
fx तो जनरल कोई भी नाम दे सकते हैं, है ना। सो पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होता है? सो दिस इज अ फंक्शन of the form y equal to px कह लो, fx कह लो, सब एक ही चीज है ना। a नॉट प्लस a1 x टू दी पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस अप टू an x का n इट्स कॉल्ड a polynomial function. Polynomial function है ना। Here highest power और एक्सपोनेंट कह सकते हो of x is called the degree of polynomial. It's called the degree of polynomial function. Okay, or polynomial you can say. डोमेन क्या हो जाता है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए? एक चीज जो है, ये पावर जो भी होंगे, जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, दे आर नेचुरल नंबर, है ना। होल नंबर कह सकते हो। एक्स का पावर 0 है, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है? 0 है। सो पावर जो होंगे n क्या होगा? n बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना। n बिलोंग्स टू होल फ्रैक्शन नंबर। क्यों नहीं होगा? क्या? फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा? तो बेटा फ्रैक्शन होगा तो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहेंगे, है ना। फ्रैक्शन हो सकता है पर वो पॉलिनोमियल फंक्शन फिर नहीं कहलाएगा, समझा? ओके सर। है ना। अब रूट एक्स y इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ क्या है बेटा? x का पावर 1/2 फंक्शन है कि नहीं? हाँ है फंक्शन। क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं है। मैंने यहाँ पे बोला पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो इस फॉर्मेट में होगा, क्या लिखा हुआ है? फंक्शन ऑफ द फॉर्म। फॉर्म है ना बेटा। अब जैसे log x है, x को बोलो हम log x को मॉडुलस फंक्शन कह सकते हैं या ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। नहीं सर, ये अलग फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, है ना। मॉडुलस क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉडुलस तो मॉड x होता है, मॉड लगाएंगे तो मॉडुलस हो जाएगा, है ना। वही चीज है, सर समझे? हाँ बोलो। यहाँ पे n ये पावर है ना? हाँ पावर है, एक्सपोनेंट है, ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाँ, डिग्री। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो n जो होगा होल नंबर होगा, है ना। होल नंबर होगा, 0 भी हो सकता है। जैसे px इक्वल टू 2 कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। तो वो चीज है। तो n कैन बी एनी होल नंबर। अगर स्क्वायर है, n अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो चीज है। तो अब देखो, तो ये आपका हो गया। डोमेन क्या होता है पॉलिनोमियल में? बस इतनी बात लिख लीजिए, इससे आगे अगले दिन पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर दैट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं आता, एंड रेंज विल बी ऑल्सो ऑल रियल नंबर, है ना, या सबसेट ऑफ रियल नंबर। जरूरी नहीं कि ऑल रियल नंबर हो, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, एंड रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऑल रियल नंबर हो ये जरूरी नहीं है ना। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पर इसका रेंज क्या होगा? रेंज देखोगे, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज देखोगे तो y शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। पर डोमेन कहां है? x की वैल्यू देखो, माइनस इन्फिनिटी से, देखो ये आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से कितनी दूर जाएगा? जी सर। प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ जैसे अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो यहाँ पे डोमेन आपका क्या हो जाएगा? डोमेन विल बी इक्वल टू रियल नंबर एंड रेंज विल बी इक्वल टू 0 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी। 0 हो सकता है ना।
range is a subset of real number, not necessarily all real number. Is that clear? तो यहां तक आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. Come on, do it. इसको कर लीजिए आप लोग.